तो अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड स्केलर और वेक्टर दोनों की नीड है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है उसकी डायरेक्शन की। तो इसकी वजह से इसकी ये जो डेफिनेशन बन के आती है, वो डेफिनेशन क्या बन के आती है? द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फिर यहां पे इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड फोर्स। तो यहां पे हम जब फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोर्स के कैपिटल एफ के ऊपर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एरो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका मतलब यह बन के आता है कि ये फोर्स जो है वो क्या है? वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। साथ में हम जब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेलोसिटी में भी क्या होता है? वेलोसिटी में भी उसके ऊपर एक एरो को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वजह से हम इसे ये मेंशन कर सकते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है? ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। और साथ में जब आप मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोमेंटम में भी यही होता है कि आप पी के ऊपर एक एरो को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये आपको बताता है कि ये मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। और बाद में आता है ये हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के स्मॉल ए के ऊपर भी आप एरो का यूज करते हैं, जिसकी वजह से आप इसे ये बता सकते हैं कि ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने इन चारों क्वांटिटीज में एक बात को कॉमनली नोटिस की होंगी कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसका एक लेटर यूज करते हैं, जैसे कि फोर्स का एफ, वेलोसिटी का स्मॉल वी, मोमेंटम का पी और एक्सेलरेशन का स्मॉल ए। तो कहने का मतलब ये बना कि यहाँ पे आप क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक लेटर यूज करते हैं, और उस लेटर के ऊपर आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर के ऊपर आप एक एरो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वजह से इस क्वांटिटी को इस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये स्केलर नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ उस क्वांटिटी का लेटर का ही यूज करते हैं। वहां पे आप कोई एरो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहां पे आपको एक जनरल नोटेशन मिल सकता है कि आप कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये कोई एक एक्स क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर है, तो आपको उसके ऊपर क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एक एरो। तो ये हो गया इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पे आपको याद क्या रखना था कि अगर कोई भी क्वांटिटी जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और फिजिक्स में ऐसी वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। और इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये भी आपने यहां पे देखा। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है जो कि वेक्टर क्वांटिटी का, वो क्या है? उसके ऊपर आपको क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? एक एरो। तो उसकी वजह से उसका ये जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से बन के आता है। तो फिर आगे क्या लिख के रखा है यहां पे? लेट अस टेक अ जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो अब आती है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म। जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसे हम बोलेंगे वेक्टर एल्जिब्रा। क्योंकि एल्जिब्रा एक्स, वाई और जेड, इन तीनों डायरेक्शन को हम यूज करते एक ग्राफ पेपर तैयार करते हैं, और उस ग्राफ पेपर में उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डेंस में हम उसे एक लाइन के साथ साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कोई भी एक ग्राफ तैयार बन के आता है, ये जो भी एक जियोमेट्री तैयार होके आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, या फिर इसे हम बोलते हैं वेक्टर एल्जिब्रा। तो यहां पे हमें कोई कोऑर्डिनेट के या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ये जो भी बेसिक रूल्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, उन्हीं प्रिंसिपल्स को हमें यहां पे यूज करना है। लेकिन यहां पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी हेड या फिर उसकी टेल और उसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट के साथ बनने वाला एंगल, उन सभी टर्म्स को थोड़ी डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो बेसिक यूज होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट्स का और उस कार्टेशियन जियोमेट्री का, वो तो यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि इस वेक्टर्स को हम किस तरह से जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसिडर अ बॉल, हम यहाँ पे एक बॉल को कंसिडर करते हैं विच इज मूविंग 4 यूनिट। 4 यूनिट से मेरा मतलब ये है कि आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये 4 मीटर हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो सकता है, या फिर 4 किलोमीटर हो सकता है। वो 4 यूनिट मूव करता है। किस डायरेक्शन में मूव करता है? वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। और किस तरह से? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली से मतलब क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा? पैरेलल होगा। तो ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलली मतलब कि हॉरिजॉन्टली ईस्ट डायरेक्शन में 4 यूनिट क्या करता है? मूव करता है। तो इसकी वजह से हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, जिसे मैं आपको आगे रिप्रेजेंट करके बताता हूं। और दूसरी बात जो कि हमारे लिए मेंशन करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो बॉल है वो अपनी जर्नी, मतलब कि ये मूव तो होता है, लेकिन कहां से मूव करना स्टार्ट करता है? तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ग्राफ। मतलब कि ये बॉल मूव करना स्टार्ट करता है कहां से? ग्राफ के ओरिजिन से। और कितना डिस्टेंस मूव करता है? 4 यूनिट मूव करता है। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि दो टर्म्स को स्पेसिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टर्म क्या है कि वो कितना मूव करता है, मतलब कि 4 यूनिट वो मूव करता है। तो एक महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि ये 4 यूनिट मूव कर सकता है, 40 यूनिट मूव कर सकता है, 3 यूनिट मूव कर सकता है, 30 यूनिट मूव कर सकता है। तो मतलब ये है कि एक मैग्नीट्यूड नाम की भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। दूसरी बात कि वो किस डायरेक्शन में मूव होता है। यहां पे हमने ये बोल रखा है कि ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव हो सकता है, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन तो 4 है। ईस्ट हो सकती है, वेस्ट हो सकती है, नॉर्थ हो सकती है, साउथ भी हो सकती है। तो कहने का एक मतलब ये भी तैयार हुआ कि ये भी रिप्रेजेंट करना जरूरी है कि ये किस डायरेक्शन में मूव होता है। तो यहां पे मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, तो वो एक्सप्लेनेशन आपको कुछ अच्छी तरह से यहां पे क्लियर होता नजर आएगा कि जिस तरह से हमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैग्नीट्यूड जरूरी है, उसी तरह एज वेल एज हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक डायरेक्शन की भी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इस सिचुएशन को हम किस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो फिर से आप रिमेंबर कर लीजिए हमने क्या कंसीडर किया था। हमने कंसीडर किया था कि एक बॉल है और वो बॉल कहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है? वो बॉल अपनी जर्नी स्टार्ट करता है ग्राफ के ओरिजिन से। तो ये आपके सामने ग्राफ है। ग्राफ में ये जो डायरेक्शन है वो क्या है? एक्स प्लस, मतलब कि ये पॉजिटिव राइट हैंड साइड डायरेक्शन है एक्स की। और ये जो डायरेक्शन है वो क्या है? वो है एक्स माइनस, जो कि ग्राफ की लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन है। अपर साइड में जो है वो क्या है? वो है वाई प्लस। और नीचे की डायरेक्शन में जो है उसे हम क्या बोलेंगे? वाई माइनस। तो ये आपके सामने तैयार हो गया 2D ग्राफ, मतलब कि 2 डायमेंशनल ग्राफ, जहां पे आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का यूज करना पड़ता है। तो हमारा कंसिडरेशन क्या था? कंसिडरेशन ये था कि एक बॉल है, वो बॉल अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। कहां से स्टार्ट करता है? वो स्टार्ट करता है ग्राफ के ओरिजिन से। तो ये आपका एक बॉल हो गया जो कि ओरिजिन से अपनी एक जर्नी स्टार्ट करता है। और वो मूव होता है किस डायरेक्शन में? मूव होता है, वो मूव होता है ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस ग्राफ में आपको चारों की चारों डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन किस तरह से बन के आती है? ये डायरेक्शन बन के आती है यहां पे। ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन, ये अपर साइड है नॉर्थ डायरेक्शन। और कंसीडर कीजिए कि ये नीचे की डायरेक्शन में है, ये है साउथ डायरेक्शन। तो यहां पे क्या हुआ कि ये ओरिजिन से मूव होने वाला बॉल कितना यूनिट ट्रैवल करता है? वो ट्रैवल करता है 4 यूनिट। और किस डायरेक्शन में? वो है ईस्ट डायरेक्शन। तो 4 यूनिट ट्रैवल करता है, मतलब कि ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। और ये जो डिस्टेंस बन के आएगा वो डिस्टेंस क्या होगा? 4 यूनिट। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन हो गया? ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपकी दी हुई कंडीशन का। तो कंडीशन क्या थी? एक बॉल है जो कि मूव करता है किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 4 यूनिट। तो इसकी वजह से उसका ये जो ओरिजिन था, स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां से हमारा वेक्टर क्या हुआ? स्टार्ट हुआ।
और ये वेक्टर मूव होके किस डायरेक्शन में गया, ये गया ईस्ट डायरेक्शन में। और ईस्ट डायरेक्शन में ये कितना ट्रैवल करता है, ये ट्रैवल करता है 4 यूनिट तक। तो इसकी वजह से इसकी ये जो ईस्ट डायरेक्शन है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, एक एरो का यूज किया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो बॉल है वो ईस्ट डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है, मूव हो रहा है। तो इसकी वजह से आपको एक इस तरह का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मिला। तो यहाँ पे क्या है, ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसे हम बोल सकते हैं उसका एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट हो रहा है, क्योंकि इसे हम एंडिंग पॉइंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जर्नी क्या है, वो अभी कंटिन्यू है, इसकी जर्नी स्टॉप नहीं हुई है। अगर इसकी जर्नी स्टॉप हो गई होती तो इसे हम विदाउट एनी कोई कॉम्प्रोमाइजेशन इसे हम बोल सकते थे कि ये क्या है, उसका एक एंडिंग पॉइंट है। लेकिन इसकी जर्नी अभी क्या है, कैरी ऑन है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये उसकी डायरेक्शन ऑफ जर्नी है या फिर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन मिलती है, एक ऐसी जियोमेट्रिकल फिगर मिलती है जहाँ पे आपको एक एरो रिप्रेजेंट दिया है, और ये जो एरो है उसके पास उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और कंसिडर कीजिए कि ये उसका एक एंडिंग पॉइंट है। तो आप इसे बोल सकते हैं टेल। ये क्या है, वेक्टर की टेल। और ये है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं वेक्टर का हेड। तो यहाँ पे आपको जो भी मुझे एक्सप्लेन करना था वो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना था कि एक ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला बॉल 4 यूनिट ईस्ट डायरेक्शन में मूव होता है। तो इसकी वजह से जब हमने इसको जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के जो भी बेसिक रूल्स थे उसे हमने फॉलो किया, तो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किस तरह का मिला, यहाँ पे हमें मिला एक एरो टाइप का रिप्रेजेंटेशन। और उस एरो में ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हमने क्या बोला, टेल, और उसका ये जो कंसिडर किया हुआ एंडिंग पॉइंट है उसे हमने क्या बोला, हेड। तो इसकी वजह से आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो अलग अलग टर्म्स मिली, एक जिसे उसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और उसका नाम क्या बन के आता है, टेल, और दूसरा है उसका एंडिंग पॉइंट, उसका नाम क्या बन के आता है, उसका नाम बन के आता है हेड। तो कहने का मतलब क्या था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो टर्म्स जरूरी है, एक है उसकी टेल और दूसरा है उसका हेड। इसको यूज करके आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उसके बेसिक प्रिंसिपल को ही फॉलो करके आप कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हमने बॉल को जहां से स्टार्ट किया वो कौन सा था, वो था हमारा जियोमेट्री का ओरिजिन। लेकिन अगर दूसरा केस आता है जहां पे आपके बॉल का ओरिजिन कुछ अलग हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे उस ओरिजिन को कंसीडर करना पड़ेगा, और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको पूरे के पूरे वेक्टर का क्या कंसीडर करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो इसी टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए है। कंसीडर कीजिए, हियर वी कैन सी दैट बॉल इज डिस्प्लेस्ड 4 यूनिट, दैट इज मैग्नीट्यूड। मतलब कि ये जो 4 यूनिट हमारा बॉल डिस्प्लेस होता था वो क्या था, उसका मैग्नीट्यूड था। और दूसरी बात, इन स्पेसिफिकली ईस्ट डायरेक्शन, दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। मतलब कि ये जो ईस्ट डायरेक्शन थी वो क्या थी, वो उस वेक्टर की डायरेक्शन थी। सो इट हैज डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, हेंस इट इज कॉल्ड वेक्टर। तो ये क्या था, हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन था। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे टाइप के एग्जाम्पल के बारे में। तो यहां पे आप देख सकते हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो यहां पे मैंने जो आपको आगे की स्लाइड में एक्सप्लेनेशन दिया था वही एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे इस फिगर में आपको बताया है कि ये जो वेक्टर है वो वेक्टर एक एरो के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है, और जिस डायरेक्शन में ये एरो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन। और उसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं, टेल, और उसका ये जो एरो का पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं, हेड। और इस वेक्टर का ये जो टोटल लेंथ है उस टोटल लेंथ को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। तो यहां पे वेक्टर की टोटल कितनी प्रॉपर्टीज या फिर कितना रिप्रेजेंटेशन हुआ, एक टेल, दूसरा हेड, तीसरा उसकी डायरेक्शन, और उस पूरे के पूरे वेक्टर का लेंथ जिसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो यहां पे आप देख सकते हैं, हियर नोट दैट स्टार्टिंग पॉइंट विच इज नोन एज टेल ऑफ वेक्टर, एंडिंग पॉइंट
which is known as head of vector. Hence, the pointed arrow of vector represents the direction and also the length of vector represents magnitude. मतलब कि ये जो पॉइंटेड एरो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। और ये जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। तो वेक्टर इज मेड बाय कनेक्टिंग द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट डायरेक्टली। मतलब कि किसी भी वेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो वेक्टर किस तरह से कंस्ट्रक्ट हो सकता है? वो वेक्टर कंस्ट्रक्ट हो सकता है उस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग पॉइंट और उसके एंडिंग पॉइंट को हमें डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से, इस डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से जो भी आपको जियोमेट्रिकल डायरेक्ट शेप मिलता है, लिनियर शेप मिलता है, उस लिनियर शेप को आप क्या बोल सकते हैं? उसे आप बोल सकते हैं वेक्टर। तो यहां पे हमने हेड, टेल, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इन सभी टर्म्स के बारे में बात कर लिया है। सो दैट हेड एंड टेल आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ वेक्टर। बाद में हम कंसीडर करते हैं एक नए एग्जाम्पल को। कंसीडर द सेकेंड केस, अ बॉल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कोऑर्डिनेट 2, 0। मतलब कि आपको एक फिर से एक बॉल को कंसीडर करना है जो कि अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। किस पॉइंट से स्टार्ट करता है? वो पॉइंट है कोऑर्डिनेट 2, 0। 2, 0 से मतलब क्या होता है कि उसका एक्स एक्सिस का पॉइंट है वो है 2 और वाई एक्सिस में उसका कोई भी पॉइंट नहीं है। मतलब कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट से स्टार्ट होता है। तो ये बॉल का क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। और फिर से वो डिस्प्लेस कितने यूनिट होता है? वो फिर से डिस्प्लेस होता है 4 यूनिट। और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है? वो होता है वेस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है। तो फिर से रिकॉल कर लीजिए इस पूरी कंडीशन को कि एक बॉल है, वो बॉल अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। कौन से कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करता है? 2, 0। और कौन सी डायरेक्शन में मूव होता है? वो मूव होता है वेस्ट डायरेक्शन में। कितने यूनिट मूव होता है? 4 यूनिट मूव होता है। तो इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किस तरह से जियोमेट्री को यूज करना पड़ेगा, हम आगे की टर्म में इसको देखते हैं। देख सकते हैं फिर से उसी ग्राफ को। तो यहाँ पे मैं आपको फास्टली रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ। ये है हमारी एक्स प्लस डायरेक्शन जिसे हमने बोला था ईस्ट। ये है हमारी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जिसे हमने बोला था वेस्ट डायरेक्शन। ऊपर था वाई प्लस और नीचे था वाई माइनस। ऊपर हमने बोला था नॉर्थ और नीचे बोला था साउथ। तो कंसिडरेशन क्या था? कंसिडरेशन ये था कि एक बॉल अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है अपने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2, 0 से। तो ये क्या हो गया? उसका स्टार्टिंग पॉइंट। और ये मूव होता है कौन सी डायरेक्शन में? मूव होता है वेस्ट डायरेक्शन में। कितने यूनिट मूव होता है? मतलब कि वो कितना डायमेंशंस यूज करता है? 4 यूनिट का यूज करता है। तो यहां से हम 4 यूनिट कैलकुलेट करते हैं। 2 से 1 मतलब कि ये हो गया 1 यूनिट, 1 से 0 सेकेंड यूनिट, 0 से -1 थर्ड यूनिट और -1 से -2 ये हो गया 4 यूनिट। मतलब कि उस वेक्टर का ये टोटल मैग्नीट्यूड 4 यूनिट कहां से कहां तक बनता है? यहां से यहां तक। और ये जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है? वो है वेस्ट की साइड। तो इसकी वजह से ये जो एक वेक्टर बनता है वो वेक्टर कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले जो हमने वेक्टर रिप्रेजेंट किया था वो कहां से स्टार्ट होता था? वो स्टार्ट होता था ओरिजिन से। और ओरिजिन से 4 मैग्नीट्यूड ईस्ट की ओर ट्रैवल करता था। लेकिन यहां पे दूसरा जो हमने कंसीडरेशन लिया, यहां पे मैग्नीट्यूड वही 4 यूनिट है, लेकिन इसका ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पहले यूनिट के कंपैरिजन में टोटली क्या है? ओपोजिट है। और मैग्नीट्यूड तो 4 यूनिट है, लेकिन दूसरी बात कि उसका ओरिजिन भी चेंज हो गया है। पहले वेक्टर का ओरिजिन था हमारे ग्राफ का ओरिजिन, मतलब कि 0, 0। लेकिन यहां पे दूसरे वेक्टर के केस में जो उसका ओरिजिन बन के आता है वो ओरिजिन क्या है? वो है एक्स डायरेक्शन में हमारा कोऑर्डिनेट 2, 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वेक्टर इसलिए बने क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कंसीडरेशन लेते तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम ही मिलते, 4, 4। लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग थी जिसकी वजह से ये दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग हमें रिप्रेजेंटेशन में मिली। अगर हमने उसकी डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया होता तो क्या होता?
तो वो दोनों टर्म्स, दोनों प्रॉपर्टीज हमें कैसी लगती, दोनों हमें इक्वल नजर आती, लेकिन असल में वो दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। एक केस में बॉल ईस्ट डायरेक्शन में मूव होता था, दूसरे केस में बॉल वेस्ट डायरेक्शन में मूव हुआ, जिसकी वजह से इन दोनों की डायरेक्शन चेंज हुई, जबकि उसका प्रोपेगेशन का जो लेंथ था वो लेंथ तो इक्वल ही था। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसी वजह से डायरेक्शन का भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेकर आप सभी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो प्रॉपर्टी अलग होने के बावजूद भी उसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो दोनों प्रॉपर्टी सेम है, या फिर एक ही प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सब एक जैसा काम करती है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि एक बॉल है, वो बॉल एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में 4 यूनिट प्रोपेगेट हुआ, जबकि वही बॉल को आप वाई -x डायरेक्शन में भी प्रोपेगेट करवा सकते हैं। तो ये दोनों केस अलग है, मैग्नीट्यूड भले ही सेम हुआ, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या आई, उसकी डायरेक्शन अलग अलग आई। तो ये जो सभी बात थी उसका कंक्लूजन क्या था, हियर द मैग्नीट्यूड इज 4 यूनिट बट starting and ending point changed and direction is also changed। तो मतलब क्या हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड भले ही सेम था, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या बनी, डायरेक्शन उसकी अलग आई। सो दैट वी नीड मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट सम क्वांटिटीज। तो ये था हमारा पूरे के पूरे लेक्चर का समझने वाला पॉइंट कि स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, जबकि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन को भी आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब कि उसे नोट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लेटर का ही यूज करना है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उसके ऊपर एक एरो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात जो हमें याद रखनी थी वो ये थी कि वेक्टर में एक हेड होता है, टेल होती है, और जिस डायरेक्शन में उसका एरो होता है वो एरो रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन को। और दूसरी बात ये कि उस वेक्टर की लेंथ को, उसे हम क्या बोलेंगे, उसका मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात कि वेक्टर को जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बेसिक रूल्स को फॉलो करना है जो कि हम ऑर्डिनरी ग्राफ में यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, वही आपको यहाँ पे भी यूज करना है, वही आपको यहाँ पे भी क्या करना है, रिपीट करना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। और इस वेक्टर को जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वजह से जो भी एक ब्रांच तैयार होकर आती है फिजिक्स की या फिर मैथमेटिक्स की, उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर एल्जेब्रा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।